बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट अमेरिका से चलता है। ये एक इंकशाफ है कि पाकिस्तान की सियासत अब अमेरिका से हैंडल हो रही है, उसी अमेरिका से हैंडल हो रही है कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारा लगाया था कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर। बहरहाल ये सियासत है और सियासत के अंदर हमने देखा कि बानी तहरीक इंसाफ के पास जेल में FIA की टीम पहुंची कि आप 1971 की रिपोर्ट गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, महमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तानी रियासत को आप उन तमाम हालात और वाक़यात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो 1971 के अंदर हुए और उसके बाद आज के हालात को उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को शेख मुजीबुर रहमान साबित करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तोड़ने का पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक जिम्मेदार है। बहरहाल बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, जायज़ा लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या काबीना का हिस्सा बनेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अदलिया में काली भेड़ें मौजूद नहीं है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था। क्या इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अदलिया को क्रिटिसाइज़ किया। तलवार, लटकती तलवार जो शहबाज शरीफ पे थी, क्या लटकी भी थी, और अगर लटकी थी तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब खतरे से बाहर हैं? जायज़ा लेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और प्रोग्राम के इख्तितामी हिस्से यानी कि दूसरे और तीसरे हिस्से के अंदर मुना आलम साहिबा और इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद होंगे, उनसे तबसरा और तजिया लेंगे। बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, फिर वीडियोज़ पोस्ट करना है अकाउंट से, और फिर उससे बड़ी बात आप एक सियासी जो है वो कारकुन हैं, क़यादत का हिस्सा हैं। किसी सियासी जमात का जो डिजिटल मीडिया विंग है वो उनके सेक्रेटरी इत्तलात के बकौल अमेरिका से हैंडल होता हो, और जो साहब जेल में बैठे हैं उसको ये सहूलत हो कि अमेरिका तक वो मैसेज भेज रहा हो, फिर ट्वीट हो रहा हो। ये सारा किस तरह की सियासत है कायरा साहब? फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला मामला है पूरा। देखिए, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के काफ़ी हिस्से तो पहले ही पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर वैसे भी बहुत हुई। लेकिन इस दफ़ा जिस तनाजुर में, जिस तरीक़ाकार से, जिस एंगल से उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, तो वो बहरहाल तकलीफ देह है और अफसोसनाक है। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एक वार है और ये मुनासिब रवैया नहीं है। अब ये अमेरिका से हैंडल हो रहा है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि बाहर से बहुत सारे इनके अकाउंट्स हैं जो चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। अगर उनके साथियों को अब समझने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान से अगर हमें अपने इदारों से कोई गिला शिकवा है तो उनके सियासी अमल के अंदर मदाखलत का है। वो है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, उसके ऊपर उनसे मुकालमा रहना चाहिए और ग्रेजुअली पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी स्पेस वापस देनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ओके, उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता है पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर करना, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करना और ताल्लुकाते कार सियासी जमातों के अंदर बेहतर करना। इसको अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के, या इवन पाकिस्तान के अंदर से किस एंगल से बातें करना। अब सोशल मीडिया तो सारी दुनिया का मीडिया है जी, किसी एक जगह तो नहीं रुकता ही। बिल्कुल, तो ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा तकलीफ है। अच्छा कायरा साहब, जो सहूलियात खान साहब को जेल के अंदर मौजूद है, मैं दीगर सहूलियात की बात नहीं करता, ना हम उस तरफ जाते हैं कि उनको पार्क भी मिला हुआ है घूमने के लिए, खाने पीने का मेन्यू क्या, ये बड़ी सतही सी बातें हैं। लेकिन किसी फ़र्द का जेल में बैठकर इंटरव्यूज़ देना, कॉलम्स लिखना, अपना सियासी बयानिया तरतीब देना, वहाँ पूरी अपनी पॉलिटिकल टीम को बनाकर जो है वो मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए या उसको तंग करने के लिए या मुल्क के मामलात को हिलाने के लिए पूरी कैंपेनिंग करना, ये माजी में आप लोगों को मिलता रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख है जेलों की, और अगर अभी इस वक्त मिल रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या आपको लगता है कि एक हक होना चाहिए किसी सियासी जमात का? देखिए, हमारी क़यादतें तो नैब की कस्टडी में रही, मुख्तलिफ केसेस के अंदर रही, तो वो C क्लास B क्लास जेलों में रही। उनको ये फैसिलिटीज खत्म नहीं थी। खाने की हद तक लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन बाकी चीजों की फैसिलिटी ना कभी किसी से ना हम मांगते थे, ना ही दी गई कभी। और ये भी देखना चाहिए कि बंदा कैदी कोई भी हो, फिर कल पाकिस्तान के हर फर्द के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये क्योंकि अदालत के हुक्म से हुआ है, उनको बड़ी जगह दी जाए, उनको सैर करने की जगह दी जाए, उनको एक्सरसाइज की मशीनें दी जाए, उनको खाना घर से आए, उनको मुशक्कती दी जाए। अला हाज़िर क्या से एक लंबी कतार है मुतालबात की जो अदालत ने माने और उनको ये फैसिलिटी दी गई जो बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है, होनी नहीं चाहिए।
और जो फैसिलिटी उनको ये भी दी गई कि वो अपना केस खुद प्लीड करने की बात कर रहे थे, ये फैसिलिटी भी पाकिस्तान के किसी और बंदे को अपील की सूरत में मेरे कम अज कम इल्म में नहीं है कैसी तो फैसिलिटी दी गई हो। तो ये एक तरह की फैसिलिटेशन है जो कानून के नजर में मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक है कह रहे साहब, एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, वो एलामिया देते हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब उसी दिन अखबार की 7 सुर्खी होती है कि बानी तहरीक इंसाफ को मज़ीद 2 केसेस के अंदर जो है वो उसके अंदर कोई रिहाई उनको मिल गई है या उसके अंदर से वो बरी हो गए हैं। सवाल पैदा हुआ उसके ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब का एक कमेंट है, मैं चाहूँगा कि उसी के ऊपर मजीद कुछ गुफ्तगू हो जाए। राना साहब कहते हैं कि जी अगर ये फ़ौजी अदालतों में चलता और सुप्रीम कोर्ट का स्टे ना होता तो शायद 30 दिन 35 दिन के अंदर ख़त्म केस हो जाता। चूँकि एक बहुत तवील इनको टाइम मिला है, 1 साल से ज़्यादा, इसलिए इनको जो है वो प्रोसिक्यूशन में खला भी आना शुरू हुए हैं, तैयारी भी इन्होंने अच्छी कर ली है, इसलिए इनको जगह नहीं मिल रही। तो आपको लगता है जिस तरह से डिले हो रहा है केसेस के अंदर, ये इंसाफ का कत्ल होने के साथ साथ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट का सबब भी बन रहा है? इसके बारे में राना साहब के पास ज्यादा बेहतर खबर होगी, मेरे पास कोई खबर है नहीं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर कमेंट कर सकूं। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि डिलेड जस्टिस नहीं होना चाहिए, वो किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, ये अलग बात है। अगर खान साहब को अदालतों ने रिलीफ दिया है और उनका बनता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं बनता है तो सजा हो। लेकिन ये डिलेड जो है, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बड़ी मशहूर कोटेशन है और हमें भी ये देखने की जरूरत है। अगर किसी को डिले से उकताहट होने के बाद फायदा मिलना शुरू हो गया है तो वो और सूरत है, लेकिन अगर अदालत ने अपना माइंड अप्लाई करके उनको छूट दी है या उनको रियायत दी है तो ठीक है। सर, फुल कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रही है कि मखसूस नशिस्तों की जो फुल कोर्ट बनाया जा रहा है उसमें उन 2 जजेस को शामिल नहीं होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मोहम्मद अली मजहर जो गुज़िश्ता बेंच का हिस्सा थे, जिसने फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से। सर, इस तरीके से अदालतों को क्रिटिसाइज़ करना ये कितना नुकसानदेह है, और ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये उन सियासी जमातों का हक बनते हैं कि जो पार्लियामेंट में मौजूद है कि उनमें तकसीम कर दी जाए? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने जजेस अवेलेबल थे उन जज साहबान पे मुश्तमिल एक बेंच बना है। 13 जजेस को थोड़ी सी तादाद नहीं है और उसको हेड चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। ये अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। उनको बिल्कुल बैठना चाहिए जज साहब को, फुल कोर्ट बैठ के इसका फैसला कर रही है, करे। इससे ज्यादा इंसाफ और क्या मिल सकता है कि आपके केस को सारा सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा हम सुप्रीम कोर्ट से तरले करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार मुतालबे करते रहे, हमारा मुतालबा नहीं माना गया और आपको बताया बगैर मुतालबा किए फुल कोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ताकि वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो केस। अब सवाल आ गया कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। देखिए, बड़ा सिंपल कुलिया है। कौमी असम्बली में खवातीन के नशिस्तों का तय होना है, माइनॉरिटी की नशिस्तों का तय होना है और उसका एक असूल है। वो नशिस्तें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को जो डायरेक्टली इंतखाबात में नहीं आ सकते, उनको असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर उनकी रुकनीत या उनकी नुमाइंदगी है, उसके लिए ये विंडो रखी गई है। और इस विंडो को आपने, ये सीटों का इंतखाब जो है ये जमातों की बुनियाद पर होना, आपने ये एलोकेशन जमातों को दी, ये अफराद की नहीं है, इंडिविजुअल मेंबर्स की नहीं है। आजाद मेंबरान भले आधी असेंबली हो, उनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये सिर्फ जमातों को जानी है। और ये भी एक लॉजिक है कि अगर आजाद मेंबरान, आधी असेंबली आजाद मेंबरान की भी हो जाए तो उनको सीट नहीं मिलनी, तो क्या होगा कि जो बाकी जमातें असेंबली के अंदर क्वालिफाई करती हैं, आपने उनके अंदर वो सीटें तस्लीम कर देनी है। इसका कोई ये फार्मूला नहीं है कि जी ये 5 मेंबरान पे सीट होगी या 4.5 पे एक सीट होगी। वो फार्मूला उस सूरत में होता है कि अगर ये सारी सीटें चंद मेंबरान आजाद होते हैं, वो किसी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एक फार्मूला निकाला जाता है कि अच्छा जी ये 4.25 सीटों पे एक सीट बनेगी या 4 सीटों पे एक सीट बनेगी या 6 सीटों पे। इस सूरत में तो जब उन्होंने जमात ज्वाइन जो की, वो जमात क्वालिफाई नहीं करती, वो जमात स्ट्राइक डाउन हो गई। अब इनकी हैसियत आजाद मेंबरान की हो गई। आजाद मेंबरान को एक सीट नहीं मिली, क्या करना है? क्या बाकी सीटें खाली रखनी है? ये तो मुतालबा किया जा रहा है कि जी इन जमातों को नहीं मिलनी, तो किसको मिलनी है? वो तो जमातों के अंदर,
यानी वो स्पेशल सीटें जमातों के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनको तकसीम होनी है। अगर आप उसको आधी शिस्तें कहते हैं जी आधी देनी चाहिए या 70% देनी चाहिए, तो इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि 30% सीटें खाली रखें, आप ऐवान मुकम्मल ना होने दें। तो ये लॉजिक ही इसकी नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि ये कानून जमातों को टंक देता है। तो भी जमातें इलेक्शन के अंदर लड़ी होंगी, जितनी भी उनकी सीटें होंगी उस प्रोपोर्शनेट से ये स्पेशल सीटें उनमें तकसीम हो जाएगी। अगर आधे से ज्यादा मेंबर भी हाउस के आजाद आ जाते हैं तो उनको एक सीट भी नहीं मिल रही। ये 5 मेंबरान पे सीट नहीं है, ये जमातों की स्ट्रेंथ के ऊपर उनको सीटें मिल रही। बिल्कुल ठीक है। कारा साहब एक आखिरी एक चीज़ के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। इत्तलात है हमारे पास, पता नहीं ठीक है गलत है, कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच सकती है काबीना का, वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का, और पंजाब में भी शायद शेयर मांगे, ऐसा है कुछ सर? अब मेरे इल्म में तो नहीं है। ये बहुत सारा मुबाहिसा चल रहा है, कल परसों से फिर दोबारा शुरू हो गया है। अभी तक पीपल्स पार्टी की जो स्टेटेड पोजीशन है उसमें कोई फर्क नहीं है, और स्टेटेड पोजीशन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद क़यादत ने बयान की थी। अब एक मुबाहिसा चल रहा है, अगर कोई ऐसी तजवीज़ आती है हुकूमत की तरफ से या हमारी जमात को अप्रोच किया जाता है तो फिर क़यादत जो है वो मशावरत करेगी, सीसी बुलाएगी और उस पर बैठ के फैसला कर लेगी। लेकिन अभी तक हमारा सीसी का फैसला अपनी ग्राउंड पे। सर अभी तक कंफर्टेबल है हुकूमत के साथ? अब जाहिर है बजट के लिए भी मुशावरत हो रही होगी, नवीद कमर साहब, शेर रहमान साहबा मिली? बिलाशुबा कंफर्टेबल है सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आगे चलेंगे तो मोना आलम साहब और इम्तियाज़ गुल साहब मेरे साथ हैं। इन्हीं सियासी मामलात पे जिस पे कायरा साहब ने सियासी तज्जिया किया, कुछ दीगर हवालों से तज्जिया भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुना आलम साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं। इम्तियाज़ साहब सर आपका भी शुक्रिया, मोना आलम साहब आपका भी शुक्रिया। सर आपसे इब्तिदा करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद मुश्किलात का वक्त नहीं आ गया कि उनके ट्वीट के हवाले से अब तहकीकात FIA कर रहा है, जेल भी पहुँचे, वहाँ से कोई जवाब उनको खातर खा नहीं मिला, खान साहब ने कहा मैं जवाब नहीं दूँगा। तो ये इस तरह का ट्वीट करना जेल में बैठ के, फिर उसके बाद जो है वो बयान आना उनके सेक्रेटरी इत्तलात का कि अकाउंट कोई और यूज़ करता है और टीम USA में बैठी है, वहाँ से हैंडल कर रही है, ये किस तरह मामला चल रहे हैं गुल साहब? देखिए, तो अब हमें हकीकत मालूम नहीं है कि ट्वीट उन्होंने किया है नहीं किया, अकाउंट कहाँ से चल रहा है, इसलिए कि उन्होंने FIA की टीम से मिलने से इनकार कर दिया कि जब तक वकील मौजूद नहीं होंगे मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। तो उनका अपनी एक पोजीशन उन्होंने ली है, वो ठीक है गलत है, हमें उससे बराह रास्त हम उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो तारीख़ भरी पड़ी है, किताबें, लाइब्रेरियाँ, TV डॉक्यूमेंट्रीज़ के 1971 के क्या हालात थे, शेख मुजीबुर रहमान कौन थे और उस वक्त हमारी फ़ौज का क्या किरदार था, जनरल टिक्का खान को जो कि वहाँ भेजे गए थे पहले ऑपरेशन के लिए, उनको क्या क्या खिताबात मिले थे, ये सारी तारीख़ भरी हुई है। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि ऐसी क्या कोई गैर मामूली बात है, कौन सा सरकारी रियासती इसमें राज उगल दिया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में कि जिसकी बुनियाद, जिसको ट्वीट करना भी एक जुर्म बन गया है। तो मुझे तो इस पर यकीन मानिए समझ नहीं आई कि आखिर इससे वो चाहते क्या हैं FIA वाले। लेकिन इम्तियाज़ साहब सवाल ये पैदा होता है ना कि उसको किसी ख़ास तनाजुर से मोड़ना कि शायद मुल्क में हालात 1971 जैसे पैदा हो गए हैं, शायद जो है वो सियासी तौर पर जो है वो लोगों को दबाया जा रहा है, शायद मुल्क में इस कदर जुल्म हो रहा है कि जैसे 1971 के अंदर बयान किया जाता है। तो इस सारे सिनेरियो को मौजूदा हालात से जोड़ना, ये कोई दानिशमंदी आपको महसूस होती है सर? देखिए, ये तो सियासी जमातें, सियासी लीडर, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, किस तरह वो अपना बयानिया बनाते हैं। बाकी अगर कोई ये कहे कि इस वक्त मुल्क में हालात बिल्कुल आइन के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, कोई अगर ये कहता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर 180 मुकदमात बने हैं और वो सही मेरिट पे बने हैं, तो बस फिर उस जहनीत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ख़ुद गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कम से कम 4 मुकदमात अदालत से बाहर फेंक दिए लोअर लेवल पे ही, क्योंकि उन्होंने जज साहब ने कहा कि इसमें तो हमें उसकी कोई शहादतें नहीं मिली हैं या ना काफ़ी शहादतें हैं। तो उसमें
पूरा एक कॉन्टेक्स्ट उसका तनाजुर हमें देखना पड़ेगा कि 71 के हालात से कतई नज़र क्या मौजूदा हालात में आपको आज़ादी है। आप कह सकते हैं कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, यानी जिस मुल्क में अगर नहज जिस यहाँ तक पहुँच गई हो कि तमाम टीवी चैनल्स ये कहेंगे जी बानी PTI, उसका नाम आपने नहीं लेना, या फिर जो मुकदमात बने हुए हैं सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़, तो उसमें लामहला इस किस्म की सूरत हाल का मवाजना फिर माजी के हालात से किया जाता है। अगरचे बहुत ही बुरा कोई सोचेगा कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, लेकिन सियासी ये तमाम चीज़ें सियासी जद्दोजहद का, सियासी इर्तिका का हिस्सा होती हैं। उसको अब काबिल दस्त अंदाजी जुर्म करार दे, उसको क्रिमिनलाइज कर देना जो है ये बहुत ही ज़्यादती की बात है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। मुन्ना आलम साहब, आप क्या कहती हैं? मुद्दा-ए-रहमान कमीशन है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का एक मामला है जिसको फिर जो है मौजूदा हालात से जोड़ने का पूरी एक कैंपेनिंग है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कहीं और से हैंडल हो रहा है, ये भी एक इंकशाफ हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल गैर मामूली है, या आपको लगता है कि खान साहब का तर्ज सियासत इस तमाम चीज़ों से मेल खाता है? पहली बात ये है कि मुझे टाइमिंग्स पे खासी तशवीश है। ये जो इमरान खान साहब, आपको पता है हफ्ता पहले हम ये सुन रहे थे कि शायद उनकी रिहाई हो जाए, और उनको जिस तरह से, जिस तेजी से उनको अदलिया से रिलीफ मिल रहा था, ऐसा लग रहा था, मुमकिन था कि अगर उनकी सारे केसेस से जान छूट जाती है तो शायद वो रिहा हो जाए, वो शायद एक फ्री मैन हो। लेकिन मुझे ये टाइमिंग समझ नहीं आती कि बिल्कुल जब इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, और वो तो चूंकि मुतासरा पार्टी है, उनके पास इस तरह की ज्यादा इत्तलात होंगी और मुसद्दिका इत्तलात होंगी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तनाजुर में इस तरह की ट्वीट करना, जिससे एक आपको पता है कि आपके मामलात शायद खराब हो सकते हैं। आपको मतलब ठीक है, आप दिखा रहे हैं शायद ये कि मैं बहुत नजरियाती हूँ, मैं किसी तौर पर भी जो है अब एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो नहीं करूंगा, लेकिन एक टाइमिंग भी एक चीज होती है, कोई सियासी स्ट्रेटेजी और लाई अमल भी किसी चीज का नाम होता है। वो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक में से कहाँ गायब है कि इनको इन्हीं टाइम पे ये वाली ट्वीटें करना और ये वाली इस तरह का बयानिया बनाना याद आता है। ये तो गोया ये कि अपना पाँव कुल्हाड़ी पे मारने के मुतरादिफ है। मुझे इस बात पर काफी तशवीश है कि अगर अब आपको पता है PTI के लोग कह रहे हैं कि हमने किया है, अमेरिका से चल रहा था ट्विटर हैंडल, कोई और करता है, वो पढ़ते नहीं है। जो भी मामला है, अगर कोई और करता है तो इमरान खान साहब को तो अपनी पार्टी की खबर लेनी चाहिए कि उनकी पार्टी में ऐसे कौन से लोग हैं कि जब उनके मामला ठीक होने लगते हैं या थोड़ा सा उनके लिए एक ताज़ी हवा के झोंके आने लगते हैं, तो उनकी पार्टी में शायद कोई ऐसे लोग हैं, अगर ये वाली वो बात कर रहे हैं कि कोई और लोग ट्वीट करते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मामला जो है और इस तरह की टाइमिंग पे उनका मामला खराब हो जाए, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि देखिए फवाद, अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमने मुजीबुर रहमान की और ये बहुत हमने डिस्कशन किए। 1971 में जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए बहुत तल्ख याद है, और जाहिर है उसमें कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी थी, उनकी तरफ से भी थी, और फिर एक भारतीय इंटरवेंशन, उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय इंटरवेंशन नहीं थी। बहरहाल मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इससे पहले जो भी कोई सियासतदान प्रॉब्लम में होता है वो अक्सर 1971 का हवाला निकालता है, जैसे कि मियाँ साहब, सबसे ताज़ा तरीन मिसाल उसकी मियाँ साहब है, जब 2017 में वो डिस्क्वालीफाई हुए। क्या हमें याद नहीं कि कितने मुतअद्दिद मौके आए जहाँ पर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया और इस हद तक कहा कि वो बागी नहीं था, आप लोगों ने उसको बागी बनाया। तो ये कि ये वाला जो हवाला है ये हर सियासतदान निकालता है, और उस वक्त आपको याद है हालांकि ये हवाला तो पूरी रियासत, पूरी कौम, सबके लिए तकलीफ दे है ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक फौज के सेक्टर को जो वो हम कहें कि वो इस हवाले से मुतासिर है। ये तो हम सबके लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारा एक मुल्क आधा हुआ था, सबके लिए तकलीफ दे है। फवाद साहब, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मुझे देखें, अभी जो इस पूरे मामले को जो लोग क्रिमिनलाइज कर रहे हैं वो है PMLN की हुकूमत, और PMLN की हुकूमत से मुझे ये बातें आती भी थोड़ी मायूस करती हैं। तकलीफ दे हवाला है, लेकिन अगर ये तकलीफ दे हवाला है तो क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि जब आपके लीडर प्रॉब्लम में थे तो वो क्यों ये हवाला बार बार देते थे? इस बात का आज तक कोई वो सिरा नहीं मिल पाया। हाँ, इसमें अगर आप मजीद इस बात की संगीनी बढ़ा दें तो इस वजह से संगीनी बढ़ जाती है क्योंकि प्रेजेंट आर्मी चीफ को आपको पता है कि उनको मुतनाज़े बनाने की PTI कोशिश कर रहे हैं और बार बार उस हवाले को
मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से जोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या उस वक्त के जो प्रेजेंट आर्मी चीफ थे उनका नाम नहीं लिया था PMLN की क़यादत ने, मियां साहब ने गुजरांवाला वाले जलसे में, तो मतलब बहुत सारी मुमासलत है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो इस पूरी चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं वो पार्टी के PMLN। अगर उन्होंने माजी में ऐसा ना किया होता तो मैं बहुत खुश होती और मैं उनकी मुकम्मल तायीद करती, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनके पास सियासी क्या जवाब है, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो भी इस तरह के हवाले भर कर पहले से देते आए। बिल्कुल आप ठीक करिए। मैं इम्तियाज गुल साहब, ये मुन्ना आलम साहबा का जो एक पॉइंट है ये लेके आपके पास आता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे याद है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि सीज फायर कर लें, इस तरह से किसी पार्टी को क्रश ना करें, दबाएं नहीं हमें, ठीक है। उसके बाद उनके सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमने देखा कि एक जो है वो इंक्रोचमेंट वालों ने हमला किया या इंक्रोचमेंट का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। तो ये भी तो मुमकिन है ना कि जहाँ पर कोई बातचीत शुरू होती हो, कहीं मामला शुरू होते हो, वहाँ पर एक ऐसा तबका तहरीक इंसाफ के अंदर से उठता हो जो चाहता हो कि खान साहब की किसी तरीके से बातचीत ना हो और हालात ठीक ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है गुल साहब? ये आपका ख्याल हो सकता है, कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है। ये तो वही कंस्पिरेसी थ्योरी वाली बात आ गई कि जी इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कहा जाता था माजी में कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तो एकदम कश्मीर में कुछ हो जाता है। तो हमें मेरा ख्याल है इन मामलात से आगे निकलना चाहिए। 21वीं सदी में रह रहे हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और मैं आज पढ़ रहा था ताज़ा तरीन बयान हमारे वज़ीर ख़ारजा का, जिनके अब टाइटल में ज़ाहिर डिप्टी वज़ीर आज़म भी लिखा हुआ है कि जो 2 दिन पहले फॉर्मेशन कमांडर्स या कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो बयान सामने आया वही आज वो दोहरा रहे हैं। सिर्फ इसहाक डार साहब नहीं बल्कि बाकी उनके साथी भी वही बयानात दोहरा रहे हैं जो कि फ़ौज के सरबराह की तरफ से आया है। अब इन लोगों को मैं कहूँगा शर्म नहीं आती कि जिस फ़ौज को इन्होंने बतौर अपोजिशन निशाना बनाए रखा, ख़ुद ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, तो उसी फ़ौज का अपना एक नुक्ता नज़र है। आप उससे इख्तिलाफ़ करें या इत्तेफाक करें वो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन जो लोग अपने माजी को बिल्कुल बालाए ताक रखे वही गाना गाना शुरू कर दें जो रावलपिंडी से आ जाता है, तो इसमें मैं कहूँगा कोई बुनियादी तौर पे हमारे लोगों की बनावट में कोई फ़र्क है, जिसको कहते हैं कोई DNA का फ़र्क है। कोई मसला मालूम होता है कि जब आपको लगा कि आपका जो सियासी मुखालिफ है वो दीवार से लग गया है, लिहाजा उसको दीवार से लगाने बल्कि दीवार में चुनने के लिए फिर आप हर वो हरबा इख्तियार करें जो आप समझते हैं उसमें दीवार से चुनने में मददगार साबित होगा। तो ये जो बात मुख्तसर ये है कि मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा है हमारे सियासी कल्चर में। अगर मुनाफ़कत ना होती तो आज ये तीनों जमातें इकट्ठी होती और पाकिस्तान के हालात शायद बहुत बेहतर होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने इम्तियाज़ गुल साहब कि अगर सियासी जमातें एक पेज पे होती तो ज़ाहिर है कि हालात इतने ख़राब ना होते। अदलिया में इस वक्त 2-3 बड़े केसेस चल रहे हैं। एक केस जो है वो उस पर फुल बेंच बनाया गया है, उस पर बात करेंगे और ब्रेक के बाद जायज़ा ये लेंगे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को बता दें कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद नहीं हैं। ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ जायज़ा लेते हैं अदलिया में बड़े केसेस का और ख़ास तौर पर अदलिया में काली भेड़ें मौजूद नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने पैगाम भेजा है वज़ीर-ए-आज़म के नाम। इम्तियाज़ गुल साहब, अदलिया पे तनकीद और फिर हम ख़ास तौर पर ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बड़ा मनसब हो, वो ये कहे कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं और फिर जज साहब जवाब दें कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद नहीं हैं। ये कोई मुहाज़राई का शाखसाना है या आपको लगता है कि बस सियासतदानों ने तरीका बना लिया है कि अपनी मर्ज़ी की केसेस के फ़ैसले ना मिलें तो फिर अदलिया पे तनकीद करें? वो तो बहुत वाज़ेह हो गया है, क्योंकि ये हमारे वही सियासतदान है ना जो अपने मुखालफिन को सड़कों पे घसीटने की बातें किया करते थे। तो इन साहब को भाई कई दफ़ा समझ भी नहीं आती कि वो इस बात क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना रवा रवी में भूल जाते हैं, अपना सियाक़ो सबाक भी भूल जाते हैं। तो जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि जो मुनाफ़कत इतनी ज़्यादा है कि इनका अपना किया कराए इन्हें भूल जाता है। बाकी अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में काली भेड़ें सिर्फ अदलिया में हैं या काली भेड़ें सिर्फ सियासत में हैं या काली भेड़ें सहाफ़त में नहीं हैं, तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है। काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद हैं और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बिल्कुल सही कहा
कि अगर काली भेड़ें कोई मौजूद हैं तो आपके पास एक फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वहाँ पे आप उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पेश कर दें। ये हवाई बातें कर करके हम तो फिर ये भी सवाल उठाते हैं ना कि आपके ख़िलाफ़ एक वाटर टाइट इनके ख़िलाफ़ केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस दिन इनको पेश होना था, इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन ये वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे। तो ये तो एक ऐसा मुल्क है जिसमें वही FIA जिसने इनके खिलाफ वाटर टाइट केस बनाए थे, उसी FIA ने इनको क्लीन चिट भी दे दी। तो बड़ा मसला है मुनाफकत का और क्रेडिबिलिटी का, इदारों की साख का, सियासतदानों की साख का, मीडिया की साख का, जिसमें हम बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं। और उसमें जो रैशनल बातचीत है वो लोगों को भूल गई है, सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने और दीवार में चुनने के एजेंडे पे अमल पैरा हैं। बिल्कुल ठीक है मुन्ना आलम साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि जी कार्रवाई हो सकती है और वज़ारत उज़्मा भी जा सकती है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन अत्तर मिल्ला साहब के इस कमेंट के बाद या इस रिमार्क्स के बाद क्या ये महसूस नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ साहब की नौकरी बच गई है, वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे? मेरा ख्याल है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट कार्रवाई करना और सियासतदानों को उनकी किसी सियासी बयान के लिए रेप्रिमांड करना, तो अगर एक किसी फरीक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए भी गलत है। जैसे कि आपको याद है कि इमरान खान साहब को भी खासा बुरी तरह फंसाया गया था जब वो जज ज़ेबा वाले रिमार्क्स हुए थे, उसके ऊपर उनको खासी प्रॉब्लम में डाला गया था। हम कह सकते हैं कि शायद वो कुछ ज्यादा फिर भी एक इंतहाई कदम उठाना और फिर उसकी दूसराहट करना किसी भी सियासी जमात को, क्योंकि उस वक्त PMLN आपको पता है बहुत बढ़ चढ़ कर ये कह रहे थे नहीं आपने कैसे जरूरत की ये करने की, इनको किसी सूरत नहीं छोड़े जाना चाहिए और ये शुरू से लाडले हैं। मुझे लगता है ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि PMLN भी आपको पता है टाइम पे इस तरह की तलवारें, उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा हो चुका है उनके बड़े बड़े लीडरान के साथ, तो उनको इस तरह की चीज की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी अगर PTI का कोई बंदा हिमायत करता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट हेयरिंग हो तो वो भी गलत है। इन सबको ये सोचना चाहिए कि अगर ये इस तरह की चीजों की हिमायत करेंगे तो ये जो तूफान है वो इनके ऊपर भी बर्पा हो सकता है। बहरहाल अभी जो ये वाली बात काली भेड़ों की और इसकी हो रही है, देखिए काली भेड़ें हर फील्ड में हर जगह है। मैं क्या बात करूँ, मैं की बात ना करूँ, इवन एस्टेब्लिशमेंट की बात ना करूँ, मतलब कहाँ नहीं है काली भेड़ें, और हर जगह पे ब्लैक शीप जो मौजूद है उनका अगर कोई निशानदेही उनकी की जाए तो मेरा ख्याल है तो गलत बात नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये मानने वाली तस्लीम करने वाली बात है। क्या हमारे सहाफ़ती बिरादरी में काली भेड़ें मौजूद नहीं है? आप मुझे बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं तो गुज़िश्ता रोज ऐसे प्रोग्राम्स में गुजार के और भुगत के आती हूँ कि जहाँ आप समझे एक मुकाबला गोया लगाओ कि सरकारी लाइन जो है वो कौन टो करेगा, कौन शाह से ज्यादा शाह का वफादार है। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा उसको काट के कहता है लेकिन ये नहीं है कि आप इससे और ज्यादा संगीन बात करें इमरान खान के हवाले से, कोई एक सरकारी लाइन टो करना, तो ये मतलब आप कितनी चीजों को आप इग्नोर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी फील्ड पे कह सकते हैं कितनी काली भेड़ें मौजूद नहीं है, हर जगह इस तरह के लोग हैं, इस तरह के अनासिर हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी फील्ड से, अपने शोबे से, अपने काम से हम ईमानदार हैं और दयानतदार हैं, हमें चाहिए हम इसको माने, इसको तस्लीम तो करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना कर सकते हैं वो बात की कहानी है। पहला जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि आप तस्लीम करने से शुरुआत करें। बिल्कुल। और सिर्फ इतना एक अर्ज करना चाहती हूँ, इम्तियाज साहब भी आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना इजाजत दें कि देखें ये जो फौज की अपीसमेंट की पॉलिसी है, बिल्कुल कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत भी इसमें बहुत आगे तक जा चुकी है। जो लाइन आती है वो उसके साथ और जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं इस बात में भी कहने में कोई मुज़ायका नहीं रखती, मुझे लगता है कि हालिया तारीख में इमरान खान साहब ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी जब वो वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने भी एक तरह से गोया घुंघरू तोड़ दिए थे जब अपीजमेंट की बात आती है एस्टेब्लिशमेंट की। और सिर्फ मुझे अगर जो हालिया माजी में थोड़ा सा इसमें कोई स्टैंड लेता हुआ, एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता हुआ शख्स नजर आता है, आई थिंक नवाज शरीफ साहब की जो 2013 की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने इस तरह के कई सारे काम किए थे जो कि वो अपनी सोच से करते थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत में केस चलाने वाला मामला हो, या वो सीपेक में भी उनकी एक सोच थी कि ये पार्लिमानी ही इसकी ओवरसाइट होनी चाहिए। तो उन्होंने काफी कुछ इस तरह का किया था। मेरा ख्याल है उसकी कीमत भी उन्होंने चुकाई। मैं उसके पिछले वाले अदवार में नहीं जाती मियां साहब को, वो शायद कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन 2013 वाला उनका जो दौर था वो मेरा ख्याल है नुमाया था इस एतबार से।
बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं क्लोज करना चाह रहा था। जी, मैं मुख्तसर से ये कहना चाह रहा था कि असल में काली भेड़ें वो हैं जो इनकी नज़र में पीटीआई को रिलीफ फराहम कर रही हैं या जिनसे आपको इख्तिलाफ है। तो जो लोग इनके हक में हैं वो काली भेड़ें नहीं हैं। ये आजकल का फार्मूला ये है। तो यही फार्मूला गुल साहब पीटीआई ने भी अपने दौर में रखा हुआ था कि उनको लगता था, ख़ास तौर पर जब हमने देखा तहरीक अदम एतमाद के बाद बंदियाल साहब और उनकी टीम के ऊपर भी बड़ा तनकीद हुई, बाद में वो उनको ठीक लगने लगे। तो ये तो फिर एक सियासी कल्चर हो गया ना सर? सियासी कल्चर बिल्कुल है, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता साल 1.5 साल में हुआ है आला तरीन अदालतों में भी, इस तरह का उमर अता बंदियाल के ज़माने में नहीं हुआ। तो हमें ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए मामलात को। देख रहे हैं जो मामलात है उनको मेरिट पे देखना चाहिए। यानी पीटीआई के साथ इंतखाबात से पहले जो कुछ हुआ, क्या वो आईन कानून के मुताबिक था? क्या सियासी जो नॉर्म्स हैं, सियासी अक़दार हैं, उसके जमहूरी नॉर्म्स के मुताबिक था? हमें थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना चाहिए। ये लोगों की सुनी सुनाई, सियासतदानों की, दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों को हमें बिल्कुल यहाँ पे तोते की तरह रट के लोगों को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज गुल साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुन्ना आलम साहब मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।